हम प्यारे बच्चों, इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और आपने अब पढ़ाई भी स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि अब एग्ज़ाम का समय आपके पास भागा चला आ रहा है, भागा हुआ आ रहा है, टाइम निकलता जा रहा है ना। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हमने श्रृंखला आपकी स्टार्ट की थी इंजीनियरिंग फिजिक्स को और बेहतर बनाने के लिए, जिसका नाम है माधव श्रृंखला। और इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य है कि आपका जो सेक्शन ए होता है उसको इतना स्ट्रांग बना देना है कि कोई भी क्वेश्चन आप वहां से छोड़कर ना आए, क्योंकि वो सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जहां पर आपको मेहनत कम करनी है, लिखना पॉइंट टू पॉइंट है और अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। ठीक है, आज इस श्रृंखला का लास्ट पार्ट हम लेकर आए हैं, यानी कि भाग नंबर 11। हर एक पार्ट में हम 11 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते हैं एक सगुन की फॉर्म में, और 11 इंटू 11 अगर हम बात करें तो लगभग 121 क्वेश्चन पर हमने यहाँ पर डिस्कशन किया है। और इस सीरीज का उद्देश्य ये भी था कि अगर आप पूरी सीरीज को देखते हैं, स्टार्टिंग से अगर आप देखते हुए आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस का पैटर्न समझ में आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है यूनिवर्सिटी। दूसरा, किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, लैंग्वेज चेंज कर दी जाएगी लेकिन क्वेश्चन वही पूछा है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डिस्प्लेसमेंट करंट, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट करंट, डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट। पूछ तो डिस्प्लेसमेंट करंट ही रहा है ना, लिखना भी केवल स्टेटमेंट है आपको, तो लैंग्वेज चेंज करके किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वहीं से बनेगा और वहीं से बनता भी है। ठीक है, तो आप इस श्रृंखला को स्टार्टिंग से जरूर देखें। हर रोज की आप टारगेट बनाने के 2 पार्ट हमें देखने हैं, 30-30 मिनट के पार्ट्स हैं। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हर एक पार्ट में आपका 5 यूनिट, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चंस पेपर पुराने वाले मैंने लिया था जिसमें आपका यूनिट 5 नहीं थी, यानी कि सुपर कंडक्टर और नैनो मटेरियल नहीं थे, तो उसमें आपको यूनिट 5 के क्वेश्चंस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो 4 यूनिट हैं उनके क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो वो कहीं ना कहीं हर 30 मिनट की वीडियो में आपका पूरा फिजिक्स रिकॉल होता रहेगा। वो कहीं ना कहीं आपको आपके लेवल को, जो स्टडी का लेवल है, जो आपकी प्रिपरेशन का लेवल है, उसको इंक्रीज करेगा, उसको बढ़ाएगा जरूर, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। ठीक है, तो ये इसका उद्देश्य है और आई होप मैं इस उद्देश्य में सफल भी हो रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के फीडबैक्स आते हैं, बच्चे पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, देखिए 10 बच्चे पढ़े, लेकिन अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो 10 बच्चे मन से पढ़ें, स्टार्टिंग से पढ़ें। किसी भी सीरीज को, किसी भी टॉपिक को अगर आप बीच में से पढ़ते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना है वो स्टार्टिंग से पढ़ेगा, एंड तक पढ़ेगा, बेनिफिट लेकर चला जाएगा, और बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको पढ़ना है तो स्टार्टिंग से पढ़िए, एंड तक पढ़िए। ठीक है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है तो बेहिचक आप कमेंट लिखिए, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप उस पर भी हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। और आज की श्रृंखला का पहला क्वेश्चन जो है वो 111 हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। क्या है? स्टेट रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन। ये क्वेश्चन अगर आप पहली सीरीज मतलब इस श्रृंखला के पहले भाग से बने हुए हैं तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि रेलाई क्राइटेरिया का जो स्टेटमेंट है रिजोल्यूशन का, वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। मेन उद्देश्य है इस रिजोल्यूशन का कि 2 क्लोजली वेवलेंथ वाले जो ऑब्जेक्ट हैं, जो आपके मतलब क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको सेपरेट करके दिखाना ही इसका उद्देश्य है। तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप? रेलाइंग क्राइटेरिया स्टेट्स दैट द 2 पॉइंट sources are just resolved when the central maxima of one diffraction pattern coincide with the first minima of the other। मतलब कुछ इस तरीके से ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि ये मैक्सिमा है तो दूसरे वाले का मिनिमा इस पर फॉल हुआ है, लाइक दैट। ये सिनेरियो कुछ यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। ठीक है, इससे पहले वीडियोस में मैंने जब इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है तो वो डायग्राम भी मैंने वहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, और एंगुलर सेपरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से थीटा इक्वल्स टू 1.22 लैम्डा बाई डी आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट है, डी जो है वो अपर्चर या फिर डायमीटर हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 112 पर बात करते हैं।
और इसको हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन की अगर हम बात करते हैं तो स्पॉन्टेनियस एमिशन एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल होता है और स्टिमुलेटेड एमिशन लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल होता है। स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव करने के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन अचीव करना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहीं से जो पहला फोटोन निकलता है वो मेटा स्टेबल स्टेट से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को ट्रिगर करता है और नंबर ऑफ फोटोन्स को बढ़ा देता है। यही यहाँ पर पॉइंट्स आपको डिफ्रेंशिएट करके फॉर्म में लिखने हैं, ठीक है। तो spontaneous emission occur randomly when an excited atom naturally decay emitting a photon in any direction। मतलब नेचुरली अगर कोई फोटोन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर आ रहा है तो वो जो एनर्जी उसने कंज्यूम की थी वही एनर्जी वो लॉस करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, वो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाएगा। और जो फोटोन की डायरेक्शन होगी वो रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। वहीं पर स्टिमुलेटेड एमिशन की बात करें तो स्टिमुलेटेड एमिशन हैपन्स व्हेन एन इनकमिंग फोटोन ट्रिगर एन एक्साइटेड एटम ऑफ एमिटेड एन आइडेंटिकल फोटोन रिजल्टिंग इन द कोहेरेंट डायरेक्शनल लाइट। मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन कब होगा, जब वो इनकमिंग फोटोन जो एक्साइटेड स्टेट में एटम रखा हुआ है उसको ट्रिगर करे और ट्रिगर करने के बाद उसको नीचे खींचने के लिए, यानी कि जब वो एनर्जी लॉस कर रहा है तो वहां से एक फोटोन तो पहले ही निकला हुआ है जो कि स्पॉन्टेनियस एमिशन वाला है और दूसरा भी वहां से जनरेट हुआ, लेकिन वो फोटोन्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में आगे चल रहे हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर, है ना, ठीक है। तो वो क्या क्रिएट करेगा, कोहेरेंट फॉर्म को क्रिएट करेगा, डायरेक्शनल लाइट को बताएगा, जिससे कि आपका लेजर एक्शन अचीव होगा, है ना। स्टिमुलेटेड एमिशन इज द बेसिक ऑफ द लेजर ऑपरेशन। यानी कि आपने देखा होगा लेजर लाइट एक सीधी डायरेक्शन में चलती है, जबकि आपके रूम में जो एलईडी बल्ब लगा हुआ है उससे लाइट हर डायरेक्शन में स्प्रेड होकर चलती है, ठीक है। तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन हो जाता है, ठीक है। एक कंपैरिजन अगर आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन जो है वो एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल है और स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो आपका लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 113 क्या कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ए वेल लेबल्ड डायग्राम नेम द कंपोनेंट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। नेम द कंपोनेंट्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पूछा है। तो एक कोर होती है, इसके ऊपर एक क्लैडिंग लगी होती है जो कि हेल्प करती है फॉर गेटिंग द TIR, और उसके ऊपर भी एक कोटिंग होती है जिसको हम वफर जैकेट बोल देते हैं, जो कि फिजिकली प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। ये वफर जैकेट एक या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, इट डिपेंड्स ऑन के ऑप्टिकल फाइबर किस एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं। तो अगर आप लिखेंगे तो मेन कंपोनेंट्स में तो कोर हो जाता है, क्लैडिंग हो जाता है और बफर कोटिंग हो जाती है। कोर क्या है, सेंट्रल पार्ट है, लाइट को ट्रांसमिट कराने वाला रीजन है। क्लैडिंग क्या है, वो सराउंड करती है कोर को विद द लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, मतलब कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है कंपेयर टू द क्लैडिंग। और बफर कोटिंग प्रोटेक्ट करती है आपके ऑप्टिकल फाइबर को बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। चलिए ये डायग्राम है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तीन कंपोनेंट्स हैं इसके, कोर हो गया, क्लैडिंग हो गया और ये क्लैडिंग ही यहाँ पर, अच्छा ये सॉरी कोटिंग, ऊपर कोटिंग है और ये क्लैडिंग है, ठीक है। तो ये तीन आपके बेसिक कंपोनेंट्स हो जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 पे पर्दा उठाते हैं। 114 क्या कह रहा है कि स्टेट टू डिफरेंट बिटवीन द मैटर वेव एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में दो डिफरेंस हमें यहाँ पर बताने हैं। तो मैटर वेव जनरली पार्टिकल के साथ एसोसिएट होकर चलती है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक मोशंस की वजह से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि मैटर वेव जो है वो आपका वेलोसिटी जो है मैटर वेव की वो लेस देन स्पीड से होती है, स्पीड ऑफ लाइट, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल करती है। तो पहला डिफरेंस अगर हम बात करें नेचर की फॉर्म में, तो मैटर वेव आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल विद मास, जिसके पास कुछ मास है और किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द ऑस्किलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के जो ऑस्किलेशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को इंडिकेट करते हैं। और जो मैटर है
मैटर वेव जो है वो किसी पार्टिकल जो जिसके पास कुछ मास है और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसके साथ एसोसिएट होती है। वेलोसिटी की बात करें तो मैटर वेव ट्रेवल एट स्पीड लेस देन द लाइट, लाइट की स्पीड से कम की स्पीड पर आपकी मैटर वेव ट्रेवल करती है। वेयर एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑलवेज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम, यानी कि हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है वैक्यूम में। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर हो गया होगा मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पर्दा उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 क्या कह रहा है, देखिए किस तरीके से कर्टेन्स खुल रहे हैं, बहुत शानदार नजरिया यहाँ पर था। तो क्वेश्चन नंबर 115 कह रहा है कि डिस्कस द इफेक्ट ऑफ मेकिंग द स्लिट नैरो ऑन द डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द सिंगल स्लिट। देखिए इन क्वेश्चंस को देखकर अभी तक आपने क्या अंदाजा लगाया है कि जो सेकंड यूनिट है और थर्ड यूनिट है वहां से क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और थर्ड यूनिट से तो 100% क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल ही पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आपको देखने को नहीं मिल रहा कि इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन कर दिए, नहीं, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं वो चीज यहां पर पूछी गई है। तो अगर स्लिट को हम नैरो कर देते हैं सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में तो उसके पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये पूछा गया है। तो एज द स्लिट नैरो द डिफ्रैक्शन पैटर्न्स ब्रॉडन, यानी कि स्लिट को हम छोटा करेंगे तो डिफ्रैक्शन पैटर्न बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, ब्रॉड हो जाएगा। द सेंट्रल मैक्सिमा बिकम्स द वाइडर, क्योंकि जब ब्रॉड हो गया है यानी कि स्प्रेड हो गई है लाइट ज़्यादा, तो जो सेंट्रल मैक्सिमा था वो भी क्या हो गया, वाइडर हो गया है, बड़ा हो गया है। एंड द स्पेसिंग बिटवीन द मिनिमा इंक्रीजेज, और मिनिमाज के बीच का जो स्पेस था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सपोज पहले कुछ इस तरीके से आपको सिनेरियो मिल रहा था, है ना, अब जो है वो सिनेरियो क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, ऐसे, है ना। तो वो क्या हो रहा है कि आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ब्रॉड हो गया है, सेंट्रल मैक्सिमा वाइडर हो गया है, और मिनिमास के बीच का जो सेपरेशन था वो भी इंक्रीज हो गया है। दिस अकर्स बिकॉज द एंगुलर स्प्रेड ऑफ द डिफ्रैक्शन लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एंगुलर सेपरेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्लिट विड्थ के, एज डिस्क्राइब बाय द इक्वेशन। यहाँ पर देख रहे होंगे आप साइन थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a। ए क्या है यहाँ पर, स्लिट की विड्थ है, ठीक है। और अगर थीटा बहुत छोटा है तो मैं यहाँ पर एंगुलर सेपरेशन डायरेक्टली कह सकता हूँ कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, विड्थ के, ठीक है। जैसे जैसे विड्थ छोटी होगी एंगुलर स्प्रेडिंग बड़ा होगा, जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी एंगुलर सेपरेशन घटेगा, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 115 भी खत्म। अब 116 की बात करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मिसिंग ऑर्डर इन द डिफ्रैक्शन। बाय डिफ्रैक्शन में मिसिंग ऑर्डर्स क्या होते हैं, मिसिंग ऑर्डर्स तब देखने को मिलते हैं जब एक से ज़्यादा स्लिट होती हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा स्लिट होने पर आपको डिफ्रैक्शन एज वेल एज इंटरफेरेंस दोनों की वजह से स्क्रीन पर पैटर्न देखने को मिलता है। और वहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि कहीं पर इंटरफेरेंस की वजह से ब्राइट रिंग मिल रही हो और कहीं पर डिफ्रैक्शन, उसी पर डिफ्रैक्शन की तरह की वजह से डार्क मिल रहा हो, तो वहाँ पर ऑर्डर्स मिस हो जाते हैं, वही आपका मिसिंग ऑर्डर्स कहलाते हैं। तो मिसिंग ऑर्डर्स इन द डिफ्रैक्शन अकर्स व्हेन द कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ग्रेटिंग मतलब नंबर ऑफ स्लिट्स n है, 2 से भी ज़्यादा, है ना, कोइंसाइड विद द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्लिट विड्थ, मतलब इंटरफेरेंस में डिस्ट्रक्टिव जो मिल रहा है वो कोलाइड कर जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ, तो वो आपका क्या कहलाते हैं, मिसिंग ऑर्डर कहलाते हैं। इमेजिन लाइट वेव्स वांटिंग टू क्रिएट ए ब्राइट स्पॉट, हमने इमेजिन किया कि लाइट वेव्स जो हैं वो क्रिएट करना चाह रही हैं ब्राइट स्पॉट यानी कि इंटरफेरेंस मैक्सिमम, बट बीइंग कैंसिल आउट बाय द ग्रेटिंग पैटर्न एट द स्पेसिफिक एंगल, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाती हैं किसी स्पेसिफिक एंगल पर ग्रेटिंग पैटर्न से, है ना। दिस क्रिएट्स गैप इन द एक्सपेक्टेड डिफ्रैक्शन पैटर्न, इससे क्या होता है कि गैप क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है डिफ्रैक्शन पैटर्न में, दैट दीज आर कॉल्ड द मिसिंग ऑर्डर्स, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 116 भी उड़ गया है, अब 117 की बात कर लेते हैं। What are the necessary conditions to achieve the laser action? क्या क्या necessary conditions है लेजर एक्शन को अचीव करने के लिए? तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो जो हमने मेन चीज़ें डिस्कस की हैं जिनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि पॉपुलेशन इन्वर्जन का जरूरी है,
गेन मीडियम, मतलब मीडियम जो है जिसमें आपका लाइट जनरेट हो रही है उसको एम्पलीफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम ऑप्टिकल रेजोनेंट की हेल्प से हम करते हैं। एनर्जी के पंपिंग, यानी कि जो एटम्स हैं उनको पंप कराना जरूरी है ना। रेजोनेटर की बहुत ज़रूरत है और मेटास्टेबल स्टेट की ज़रूरत है ना। तो इस तरीके से ये कुछ नेसेसरी कंडीशंस हैं लेज़र एक्शन को अचीव करने में, जैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया, ऑप्टिकल फीडबैक मैकेनिज्म हो गया जिसको हम कैविटी या रेजोनेटर बोल देते हैं, जिसकी वजह से हम लाइट को एम्पलीफाई कर पाते हैं। जो फोटोन्स जनरेट हो रहे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एम्पलीफाई करके क्रिएट करते हैं, है ना। गेन मीडियम, मीडियम का जो गेन है उसका जो एक कंडीशन हो जाती है। पंपिंग सिस्टम होना चाहिए जिससे कि एटम पंप करके चले जाएं। और एक आप मेरे काम में यहाँ पर मिस है, मेटा स्टेबल स्टेट का होना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर गेटिंग द लेज़र एक्शन, लेज़र एक्शन को अचीव करने के लिए, क्योंकि ये मेटा स्टेबल स्टेट ही है जो पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कराती है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 पे पर्दा डालते हैं और 118 पर आ जाते हैं। गिव द रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड द एक्सेप्टेंस एंगल। केवल रिलेशन पूछा है। कुछ बच्चे क्या होंगे, उनके अंदर बहुत ज्ञान भरा हुआ होगा तो इसमें भी वो डेरिवेशन कर देंगे, है ना। और फिर कहेंगे आके कि सर पेपर बहुत पढ़ाया था, हमें टाइम नहीं मिला है, हम क्वेश्चंस को कैसे करते, है ना। तो बेटा उसमें केवल केवल रिलेशन पूछा है, ड्राइव नहीं कराया उसने। 2 मार्क्स में ड्राइव नहीं कराएगा। एग्जामिनर जो पेपर बना रहा है वो भी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन आप उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि हमारे अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है, हमें आप 2 से ज़्यादा मार्क्स दे दीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में, है ना। तो प्लीज़ आप टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखेंगे। तो न्यूमेरिकल अपर्चर और एक्सेप्टेंस एंगल में एक सिंपल सा रिलेशन होता है। द रिलेशन बिटवीन द न्यूमेरिकल अपर्चर एंड एक्सेप्टेंस एंगल इज NA इक्वल्स टू N0 साइन थीटा। N0 बेसिकली 1 होता है, तो यू कैन ऑल्सो से दैट NA इक्वल्स टू साइन थीटा। और ये थीटा जो ये एक्सेप्टेंस एंगल थीटा ए भी आप बोल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो राइट दैट थीटा ए इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ द न्यूमेरिकल। दोनों डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए कि न्यूमेरिकल अपर्चर क्या होता है और एक्सेप्टेंस एंगल क्या होता है, वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली है एक्स्ट्रा में आपको रिवाइज कराने के लिए। न्यूमेरिकल अपर्चर क्या है, इज ए मेजर ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर्स एबिलिटी टू गैदर द लाइट। कि कितनी लाइट को ये गैदर कर पा रही है, कितनी लाइट को अपने अंदर ट्रांसफर कर पा रही है, ठीक है, वो आपकी एबिलिटी जो है वो न्यूमेरिकल अपर्चर बताती है। यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट न्यूमेरिकल अपर्चर लाइक, अगर आपको कोर का और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है तो NA इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर N1 का स्क्वायर माइनस N2 का स्क्वायर, जहाँ पर N1 और N2 जो हैं वो कोर और क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। आपको यहाँ पर μ1 और μ2 भी देखने को मिल सकता है बुक्स में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना है, कन्फ्यूज़ आपको नहीं होना है कि μ1 और N1 ये क्या है, अलग है क्या, है ना। और एक्सेप्टेंस एंगल की बात करें तो वो मैक्सिमम एंगल जिस पर आपकी इनकमिंग लाइट एंटर कर जाती है ऑप्टिकल फाइबर में और गाइड करती है इन द कोर, दैट्स कॉल्ड द एक्सेप्टेंस एंगल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशन दोनों में, और दोनों की डेफिनेशन भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर ली। ये आपको नहीं लिखना है, पूछा आपसे केवल इतना गया है, वो मैंने रिकॉल करने के लिए एडिशन में आपको प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 भी ढेर हो गया है, अब 119 की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे और ये माधव श्रृंखला भी हमने बहुत अच्छे से खत्म कर ली, कंप्लीट कर ली, ठीक है। 119 क्वेश्चन क्या कहता है, डिफाइन द क्वांटम वेल एंड द क्वांटम डॉट, ठीक है। दोनों को डिफाइन यहां पर कराया गया है। तो क्वांटम वेल और क्वांटम डॉट एक्चुअल में क्या है, एक क्या कहते हैं कि डिजाइन है नैनो मटेरियल्स का, जिसमें आप एक पर नैनो स्केल पर एक जो डायमेंशन होती है उसको बनाते हैं, उसमें फिर 2 डायमेंशंस को आप क्रिएट करते हैं। तो अगर डेफिनेशन की आप बात करें तो क्वांटम वॉल में ए थिन लेयर ऑफ द सेमीकंडक्टर मटेरियल वेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कन्फाइंड इन 2 डायमेंशंस, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स 2 डायमेंशंस में कन्फाइन होते हैं एंड अफेक्ट देयर एनर्जी लेवल्स एंड द लाइट एमिशन। इमेजिन ए टिनी सैंडविच वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर स्क्वेज्ड इन द मिडिल लेयर, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन्स बीच में रखे हुए हैं, है ना। तो क्वांटम वॉल क्या हो गई, जिसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कन्फाइन रहते हैं 2 डायमेंशंस में। वहीं पर क्वांटम डॉट की बात करें, ए टिनी नैनो पार्टिकल्स वेयर द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर कन्फाइंड इन ऑल 3 डायमेंशंस,
सभी तीनों डायमेंशंस में अगर इलेक्ट्रॉन कन्फाइन है, लीडिंग टू द यूनिक ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को कंटेन किए होता है। पिक्चर ए माइक्रोस्कोपिक डॉट वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रैप्ड विद इन, जहां पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, ये हमें पिक्चर इमेजिन करनी है। माइक्रोस्कोपिक डॉट में एक इलेक्ट्रॉन ट्रैप है, तो वो आप फील करेंगे एज ए क्वांटम डॉट। ठीक है, तो आई होप क्वांटम वेल और क्वांटम डॉट दोनों डेफिनेशंस आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट इस सीरीज का 120 कि व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर से आप क्या समझते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जनरली सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ठंडा कर लेते हैं, उसके टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे लेकर चले जाते हैं, तो इट बिकम्स ए सुपर कंडक्टर, जहां पर रजिस्टिविटी जो है मटेरियल की वो जीरो हो जाती है। ठीक है, तो और कंडक्टिविटी जब रेसिस्टिविटी जीरो हुई तो हाई हो जाएगी। ए सुपर कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट व्हेन कूल्ड बिलो ए क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिबिटिंग जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड एक्सपेल मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसको हम मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। यानी कि सुपर कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर आप क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो ठंडा कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी जो है वो जीरो हो जाती है, और अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ना होकर एक्सपेल उसके चारों तरफ से होकर निकल जाती हैं, जिसको हम मीजनर इफेक्ट बोलते हैं। दिस अलाउ फॉर द लॉसलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, क्योंकि रजिस्टिविटी जीरो हो गई है तो इलेक्ट्रिसिटी का कुछ भी लॉस नहीं होगा, है ना, और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहां पर प्रोवाइड हो रहा है, क्योंकि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं तो उसमें से निकलने ही नहीं दे रहा है ना। विद एप्लीकेशन इन द MRI मशीन्स, पार्टिकल्स एक्सीलरेटर्स एंड द पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर इनका एप्लीकेशन है सुपर कंडक्टर्स का। ठीक है, तो आई होप सुपर कंडक्टर क्या होता है ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, चलिए, एंड इस सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 121, डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है ये यहाँ पर पूछा गया है। देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट को अगर हम कन्वेंशनल करंट से कंपेयर करते हैं तो कन्वेंशनल करंट वो करंट होती है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस की वजह से होती है, जिसमें आपका एक मीडियम हेल्प कर रहा है चार्जेस को फ्लो होने में। ठीक है, यहीं पर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, चार्जेस जो प्लेट पर इकट्ठा हो रही हैं उसकी वजह से एक करंट मेजर किया जाता है, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्क्राइब एन इनविजिबल फ्लो ऑफ एनर्जी इन द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट एक इनविजिबल फ्लो ऑफ एनर्जी है चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, क्योंकि जो प्लेट है उस पर जो चार्ज क्रिएट हो रहा है, जो चार्ज का चेंज हो रहा है, वो आपका एक इनविजिबल फ्लो ऑफ एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है। इवन विदाउट एक्चुअल चार्जेस मूविंग, यहाँ पर कोई एक्चुअल चार्ज आपको नहीं दिखेगा मूव करता हुआ, लेकिन फिर भी एक अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। इमेजिंग चार्जिंग ए कैपेसिटर, जो कैपेसिटर होता है उसमें इस तरीके की करंट आपको देखने को मिलती है। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड बोल्ट्स बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे प्लेट पर बोल्ट हो रहा है डिस्प्लेसमेंट करंट अपेयर वहां पर होना स्टार्ट हो जाती है। इवन दो चार्जेस हैव नॉट येट रीच्ड द प्लेट्स देमसेल्फ, ऐसा नहीं कि चार्जेस एक प्लेट से दूसरी प्लेट पर जा रहे हैं, है ना, वो इकट्ठा हो रहे हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है प्लेट्स पर, तो वो क्रिएट कर रहा है करंट, दैट्स कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट करंट। क्लियर? आई होप क्वेश्चन नंबर 121 आपको क्लियर हुआ होगा, और ये आपका सीरीज यहीं पर आज हम खत्म करते हैं। इसको हमने एरोप्लेन करके उड़ा दिया है, इसी तरीके से आपको एग्जाम हॉल में उड़ना है, ऊंची उड़ान आपको भरनी है। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसी लगी उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि यही कमेंट्स की वजह से हमारा और आपका कम्युनिकेशन हो पाता है। ठीक है, यही कमेंट्स हैं जो हम दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या है या फिर बाय मिस्टेक कोई चीज़ वहाँ पर गलत लिखी गई है, बताई गई है, तो यू कैन एक्सप्लेन, या फिर वहाँ पर आप उसका जो जिस टाइम पर भी है, जैसे 20 मिनट 5 सेकंड पर अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पर क्रिएट हुई है तो यू कैन राइट लाइक दैट, जिससे कि आगे बच्चा जो पढ़ेगा वहाँ पर उसको समस्या ना हो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि जो बच्चे
बीटेक कर रहे हैं और वो इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ रही हैं, उनको ये बेनिफिट हो सके, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। जो बच्चे यहाँ से पढ़ चुके हैं उनको मैटर की क्वालिटी का भी पता होगा कि किस तरीके का क्वालिटी ऑफ मैटर हम प्रोवाइड कराते हैं। बिना किसी पैसे के लिए कोई आपको कोर्स नहीं परचेज करना है, ठीक है, कोई भी आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, वहाँ से कोई कोर्स नहीं खरीदना है, कुछ भी आपको नहीं करना है। बस एक चीज़ आपको करनी है, अगर आप नोट्स अपने हैंड से नहीं बनाना चाहते, मतलब इन चीज़ों को नोट नहीं करना चाहते, तो आपको 49 रुपीज़ में इंजीनियरिंग फिजिक्स की 5 यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्टडी को और एनहेंस करने में। मैंने कोशिश की है उन नोट्स की हेल्प से इजी लैंग्वेज में विद जो जनरल आपके एग्जाम्पल्स होते हैं उसकी हेल्प से आप लोगों को उन नोट्स में समझाने की। जिन बच्चों ने परचेज़ किए हैं फीडबैक भी अच्छे हैं, उन्होंने कहा भी है कि हाँ सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं, नोट्स प्लस आपके वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा है और आप बेहतर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप टॉपिक को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हैं, बीच में छोड़कर जाते हैं, सोचेंगे कि हम कर लेंगे, यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया, अब हम कर लेंगे, फिर वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट होगी। उससे तो आप ना पढ़ें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो चलिए ये सीरीज यहीं पर ख़त्म होती है, और कुछ बेहतर मैंने सोच रखा है वो भी जल्द मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।